नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाको में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को जो है इसमें पुट अप किया गया है और ये लाइब्रेरी साइंस में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो हमारे जो है 3600 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे मैंने राजस्थान लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट बना दी है, उसे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आरपीएससी लाइब्रेरियन की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को नॉन स्टॉप। हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है मैग्नेटिक ड्रम की स्थापना जो है पर जो है किसका उपयोग किया गया? तो मैग्नेटिक कोर का। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में पंच कार्ड की जगह जो है किसका उपयोग किया गया? तो डिस्क का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता क्या थी? तो 100 केबी थी। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी में ट्रांज रजिस्टर की जगह जो है किसका उपयोग किया जाने लगा? तो आईसी का। अगला प्रश्न है, आईसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या कालखंड था? तो 1964 से 75 तक। अगला प्रश्न है, एसएसआई तथा एमएसआई पर का जो है प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है ट्रांज रजिस्टर की जगह जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ, तथा बाद में जो है एमआईएस यानी कि मीडियम स्केल इंटरेजेशन का जो है प्रयोग हुआ, विकास हुआ। अगला प्रश्न है, एसएसआई का पूरा नाम क्या है? तो स्मॉल स्केल इंटरेशन। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है भंडारण के लिए जो है किसका उपयोग जो है किया गया? तो उच्च गति वाले मैग्नेटिक कोर का। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज जो है डिवाइस का प्रयोग जो है कब किया गया? तो तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो तीसरी पीढ़ी में हुआ। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की उच्च स्तरीय भाषा क्या थी? तो तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषाएं जो थी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन कोड और दूसरी पीढ़ी की असेंबली भाषाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्र और प्रोग्रामर अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए एल, गोल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रॉन, जावा और पास्कल। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गणना को किसमें मापा जाता था? तो नैनो सेकंड में। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न हमारा है कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का समय क्या क्या रहा? तो 1975 से 89 तक। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो इसमें जो है चौथी पीढ़ी में जो है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटरसन का प्रयोग हुआ। सर्किट का उपयोग किया गया। VLS सर्किट के जो है एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांस का जो है प्रयोग किया गया। सर्किट तत्व होते हैं और जो है माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। अगला प्रश्न है, LSI का पूरा नाम क्या है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, VLSI का पूरा नाम क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गणना करते समय किस में मापा जाता था? तो नैनो सेकंड में। अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटरों का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो IBM ने 1981 में किया। अगला प्रश्न है, GUI की स्थापना किस पीढ़ी में हुई? तो चौथी पीढ़ी में हुई। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क लैन व वैन का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो चौथी पीढ़ी में हुआ। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो है किस पीढ़ी में हुआ? तो तीसरी पीढ़ी में हुआ। अगला प्रश्न है,
समानांतर कंप्यूटर व मल्टीमीडिया का विकास जो है कब हुआ? तो चौथी पीढ़ी में हुआ। अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता क्या थी? तो 1000 एमबी। अगला प्रश्न है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल जो है क्या था? तो पांचवी पीढ़ी की समय काल जो है उन यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, 1984 से अब तक जो है मानी जाती है। इस पीढ़ी में जो है वर्तमान के कंप्यूटर को जो है भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को जो है शामिल किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक और ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम ज्ञान व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर की इस पीढ़ी की है? तो ये पांचवी पीढ़ी के हैं। अगला प्रश्न है यूएलएसआई एसएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो पांचवी पीढ़ी के। अगला प्रश्न है यूएलएसआई का पूरा नाम क्या है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है एसएलएसआई का पूरा नाम क्या है? तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के भंडारण के लिए किसका उपयोग जो है किया गया? तो डीवीडी, सीडी और बीआरडी का। अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर केवल एक ही प्रोसेसर होता है। इसमें से एक अधिक प्रोसेसर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटबुक दो बार हो गया, स्मार्टफोन इत्यादि। अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आईबीएम पीसी का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो फिलिप डोनाल्ड एक्सटर्न एक्सिट जेंट को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है लैपटॉप का आविष्कार किसने किया तथा कब किया? तो पहला समुच्चय पोर्टेबल कंप्यूटर या लैपटॉप ऑसबोर्न माना जाता है, जिसे अप्रैल 1981 में जो है जारी किया गया और यह एडम ऑसबोर्न द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है एड सेक 1949 कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर का उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी का। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर कितनी बिट्स का कंप्यूटर होता है? तो 64 बिट्स का। अगला प्रश्न है परम 8000 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो सीडेक कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसको है? तो नेशनल एरोसेप लेबोरेटरी को है, बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है माइक्रोचिप या आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्म चिप जो अपने 50 वर्ष की यात्रा जो है पूरी कर चुका है। इसे 1958 में इसका जो है आविष्कार रॉबर्ट्स नायस नायस और जैक किल्बी ने किया था। यह दोनों अलग-अलग कंपनियों में काम करते थे और दोनों ही कंपनियां इस शोध को जो है अपनी दृष्टिकोण से कर रही थी। इस शोध के उपरांत बाद में दोनों ही कंपनियों ने इसे पेटेंट के लिए आवेदन किया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मुख्यतः जो है कितनी इकाइयाँ होती हैं तथा कौन-कौन सी होती हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस इन उपकरणों का उपयोग करके कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट द्वारा आउटपुट दिखाने का काम करती है। सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन-कौन सी हैं? तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है डिवाइस जो है जिनके द्वारा हम जो है कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इससे इनसे जो है संदेश लेकर कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप काम करता है, जैसे माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, किम बॉल, टैग रीडर, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक इत्यादि। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस कौन-कौन सी हैं? तो जो कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग हो रहा है, यहाँ होता है, यहाँ 10 आउटपुट डिवाइस के नाम हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जीपीएस, 3D प्रिंटर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में शिफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। तो शिफ्ट बटन का उपयोग जो है लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा किसी बटन को जो है ऊपर वाले हिस्से को जो है टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड फंक्शन की जो है कितनी होती हैं? तो एक फुल साइज के जो है कीबोर्ड में 101 से लेके जो है 105 की होती हैं। हालांकि कम्पैक्ट सिस्टम या लैपटॉप में इन की संख्या जो है कम होती जा रही है। कीबोर्ड जितना भी छोटा हो उसमें अल्फ़ाबेट के साथ जो है फंक्शन की जरूर होती है। ये 12 फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या छोटे अक्षरों को लिखने के लिए कीबोर्ड में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो कैप्सल लॉक का। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में जो है कितनी मॉडिफायर कीज होती हैं तथा कौन कौन सी होती हैं? तो 3 मॉडिफायर कीज होती हैं। पहला अल्ट्रा की, शिफ्ट की, कंट्रोल की। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में डायरेक्शन की कितनी होती हैं तथा कौन कौन सी होती हैं? तो 4 होती हैं। पहला अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड न्यूमेरिक की जो है कितनी होती हैं तथा कौन कौन सी होती है? तो 10 होती हैं, जो कि 0 से 9 तक होती हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिकल की कौन कौन सी होती हैं? तो ये नीचे दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाने अ, से जो है किस प्रकार के कैरेक्टर्स जो है डिलीट होते हैं? तो दाईं तरफ के। अगला प्रश्न है, प्लॉटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर डांग व ग्राफिक्स का। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया तथा कब किया? तो डगलस इंजल बर्ड ने किया 1964 में। अगला प्रश्न है, बार कोड का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो बार कोड जो है 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया, पर इसे प्रचारित करने का श्रेय जो है एलन हैबरमैन को जाता है। भारत में जो है 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने जो है सभी उत्पादों पर जो है बार कोड का प्रयोग जरूरी कर दिया। बार कोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू जो है का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिल व दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो इसके जो है मुख्य 3 भाग होते हैं, मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग जो है अंकगणितीय गणना कार्य जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि करता है? तो एएलयू करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मेमोरी भाग कौन होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो मेमोरी यूनिट का। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू का क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार, स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, आईएसओ 9660 जो है किससे संबंधित है? तो सीडी रोम पर डाटा एन्कोडिंग के मानक से। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का वैचारिक रूप है? तो कॉम्पैक्ट स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। अगला प्रश्न है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से जो है कहाँ स्टोर होता है? तो रैम में होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर को जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रखा जाता है, वह क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेन लाइट किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति, कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको जो है सीपीयू एवं मेन मेमोरी के माध्यम से लगाया जाता है, जिसका प्रयोग जो है प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डाटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर जो है लोड करने के लिए किया जाता है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर
कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में जो है सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज है? तो द्वितीय भंडारण का। अगला प्रश्न है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो डॉस, एमएस-डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टोश। अगला प्रश्न है डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है डीओएस के कौन-कौन से 2 संस्करण जो है प्रचलित हैं? तो एमएस-डॉस और पीसी-डॉस। अगला प्रश्न है एमएस-डॉस की शुरुआत किस कंपनी ने तथा कब की? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 1981 में की। अगला प्रश्न है एमएस-डॉस का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है एमएस-डॉस का उपयोग किन कंप्यूटरों में जो है किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है पीसी-डॉस का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है पीसी-डॉट की शुरुआत किसने की? तो आईबीएम कंपनी ने। अगला प्रश्न है रियूजेबल ऑपरेटिंग स्टोरेज का एक्रोनियम क्या है? तो सेकेंडरी इकाई स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो अस्थाई मेमोरी हो सकती है। अगला प्रश्न है PROM का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है WORM का पूरा नाम क्या है? तो राइट विंस रीड मेनी मेमोरी। अगला प्रश्न है EPROM का पूरा नाम क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड एवं रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज में फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर भी डाटा वैसे के वैसे रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज रोम में। अगला प्रश्न है कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस होता है? तो कैश मेमोरी का। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस में। अगला प्रश्न है एक डिवाइस को जो है डाटा इंस्ट्रक्शन जो है करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय जो है क्या कहलाता है? तो एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोरेज की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता। अगला प्रश्न है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला प्रश्न है जब पावर ऑफ या बंद कर दिया जाता है तो यह मेमोरी अपना जो है डाटा या कनेक्ट खो देती है, उसे क्या कहते हैं? तो वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे जो है नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए सही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।